तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैडमिंटन जोड़ी ने मलेशिया ओपन में मेंस डबल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। तो आंसर होगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो भारतीय बैडमिंटन की सबसे सफल जोड़ी है ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्होंने भी मलेशिया ओपन में इतिहास रच दिया। कैसे? तो अभी उन्होंने मलेशिया ओपन में मेंस डबल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल। और गोल्ड इसमें किसने जीता? चाइना की जोड़ी ने जीता है। और वैसे भी इनका नाम तो आपको जरूर याद होगा क्योंकि अभी 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी ने। बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखना ये। अच्छा चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। अभी इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल के लिए मैदान में उतरते ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली। उनके बाद वैसे आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और जॉर्ज डॉक्रेल हैं, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 134 और 128 मैच खेले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोहित शर्मा है 150 मैच के साथ। अच्छा, इन्हीं के साथ एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अभी T20 इंटरनेशनल के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो न्यूजीलैंड के टिम साउदी बन गए हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो टूर्नामेंट का नाम है स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इसको भी रियल मैड्रिड ने जीत लिया। किसे हराया? बार्सिलोना को हराया है। रियल मैड्रिड का ये 13वां खिताब है। तो इस प्रश्न से यही पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीजें आती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और हाँ, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने फीफा मेंस प्लेयर 2023 का खिताब जीता? तो इसका उत्तर होगा लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी और अभी इन्होंने ही फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। आपको बता दूं, तीसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले 2019 के लिए, 2022 के लिए और अब 2023 के लिए इन्होंने ये खिताब जीता। अगर वहीं हम महिलाओं की बात करते हैं, यानी कि फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो आंसर होगा बार्सिलोना की प्लेयर एटना बोनमाती। ये स्पेन की प्लेयर है, मतलब स्पेन देश की ये प्लेयर है और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए ये खेलती है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा को। तो अभी दिसंबर महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर्स ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है, जिसमें महिलाओं में बात करें यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये भारतीय हैं, नाम है दीप्ति शर्मा। वहीं अगर पुरुषों में बात करें कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा पैट कमिंस को। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो इस तरह से 2023 का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है इन आईसीसी अवार्ड्स के लिए। दिसंबर महीना बचा हुआ था, वो भी आपके सामने है। बाकी आईसीसी की बात करें, देखो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ कौन है? जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में हुए पहले बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी पहली बार हुए हैं ये बीच गेम्स 2024 में। कहां पे हुए? दीव में। दीव में एक घोगला बीच है, वहां पे हुए 4 से लेके 11 जनवरी 2024 तक। और अभी ये हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है। तो इसमें टॉप पे मध्य प्रदेश है 7 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 18 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, इसने 3 गोल्ड जीते हैं, टोटल 14 मेडल के साथ ये दूसरे स्थान पर है। और हमने ये भी पढ़ा था, इसका जो समापन समारोह है उसका आयोजन हुआ था आईएनएस खुखरी में। तो ये ध्यान रखना क्योंकि इसका पहला संस्करण है तो इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुए, कौन टॉप पे रहा? तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अयुत्या, इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अयुत्या। किनके बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच में। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। पहली बार इनके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। देखो अयुत्या का मतलब होता है अपराजय। और अगर पूछोगे कि भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया, तो आईएनएस कुलिश नाम के जहाज ने इसमें हिस्सा लिया। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में अभ्यास सहयोग काजिन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो चेन्नई में हुआ।
एक्सरसाइज का नाम है सहयोग काजिन। यह भी 8 से लेके 12 जनवरी तक हुआ भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में। कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। इसमें भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य ने हिस्सा लिया, तो ये याद रखना आप। वैसे जापान के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम, तो जिमेक्स एक्सरसाइज करते हैं, धर्मा गार्जन करते हैं, वीर गार्जन एक्सरसाइज करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन मालाबार में तो क्वाड देश होते हैं, 4 देश होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जनवरी को। तो हर साल 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में ये सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जनवरी 1953 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रिटायर्ड हुए थे, और इस दिन को पहली बार हमने मनाना शुरू किया 2016 से। अच्छा, इसी को जोड़ करके एक और डे में आपको याद करा दूं कि हमारे जो ये पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, वे 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। इसीलिए उस दिन को हम सेना दिवस यानी कि आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो देखो, 14 जनवरी को वो रिटायर्ड हुए थे, तो उसको हम क्या मनाते हैं? आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को वो हमारे पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे, तो उस दिन को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, ऐसे याद रखो। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाता है। इस बार की थीम है राष्ट्र की सेवा में। 15 जनवरी ही क्यों? मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो हमारे फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, उन्होंने अपना पद संभाला था। अब आप मुझे बताएंगे, जब ये रिटायर्ड हुए थे उस दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अच्छा, वैसे अगर आप पूछो कि भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे, तो फ्रांसिस बूचर थे, और के.एम. करियप्पा ये पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। और इस साल 76 नंबर का सेना दिवस समारोह का हमने आयोजन किया। कहाँ पे किया? ये याद रखना, लखनऊ में। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी जो हमने नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया था, नौसेना दिवस कब मनाते हैं ये तो बताओ? 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार है। तो नौसेना दिवस समारोह का आयोजन हमने कहाँ पे किया था? अभी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में। और उससे पहले वायुसेना दिवस जो हमने मनाया था, कब? 8 अक्टूबर 2023 को। और वैसे एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। वो हमने आयोजन कहाँ किया था वायुसेना दिवस समारोह का? प्रयागराज, यूपी में। और अब हम पढ़ रहे हैं 2024 में भारतीय सेना दिवस समारोह का आयोजन हमने किया लखनऊ में। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। और हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ हुआ करते थे मनोज मुकुंद नरवणे, इनके भी ऑटोबायोग्राफी आई है। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और आपको याद है, अभी भारतीय सेना ने ही 2024 को प्रौद्योगिकी अवशेषण का वर्ष यानी कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। आप सबको पता है 16 जनवरी को हम हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मना रहे हैं। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2022 से ही हमने इसको मनाना शुरू किया है। तो इस बार आप कह सकते हो ये इसका तीसरा संस्करण है। वैसे राष्ट्रीय स्टार्टअप वीक भी होता है, नेशनल स्टार्टअप वीक, वो 10 से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रंजन गोगोई साहब को। तो असम वैभव, पहले तो ये जानो ये क्या है? ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया है भारत के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। ये भारत के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ है, वे 50वें नंबर के हैं। और रंजन गोगोई जी की बात करें तो आपको बता दूं, ये पूर्वोत्तर के पहले ऐसे जज थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। हाँ, ये असम राज्य से है। और अभी असम का ही सर्वोच्च सम्मान इनको मिल रहा है, जिसे असम वैभव कहते हैं। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। और आपको याद हो तो पिछले बार 2023 में
ये सम्मान किसे मिला था? डॉक्टर तपन सेकिया को मिला था। पिछला वाला भी याद रखो और अभी वाला भी याद रखो। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो आंसर होगा जियानी इन्फेनिटो को। तो ये अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 है। किसने दिया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया। और किसे दिया? जियानी इन्फेनिटो को दिया। ये कौन है? ये फीफा के हेड हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फीफा के बारे में आप जानते ही हो, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और ये प्रेसिडेंट हो गए जियानी इन्फेनिटो। चलो फिर बताओ, अभी 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सक्सेशन। तो एमी अवार्ड ये टेलीविजन इंडस्ट्री यानी कि जो बेस्ट सीरियल्स होते हैं और उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, एमी अवार्ड्स। इसी तरह से ऑस्कर अवार्ड्स आपको पता है, जिसे अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। ये बेस्ट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह या उससे जुड़े हुए लोगों को, जैसे कि हीरो को, हीरोइन, डायरेक्टर वगैरह, इनको दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड भी याद रखना, ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी 2024 में एमी अवार्ड्स का ये 75वां एडिशन हुआ लॉस एंजल्स अमेरिका में, इसका आयोजन किया गया। और वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रख लेना। एक तो ड्रामा कैटेगरी और एक कॉमेडी कैटेगरी और उससे जुड़े हुए लोग याद रखना। जैसे कि ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किस सीरीज को मिला है? तो सक्सेशन सीरीज को मिला है। ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है केरन कुल्किन को सक्सेशन के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही है सारा स्नूक, सक्सेशन के लिए ही इनको मिला है। वहीं कॉमेडी सीरीज में द बियर नाम की सीरीज को मिला यह अवार्ड, और कॉमेडी में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जेरेमी एलन वाइट को द बियर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही है क्विंटा ब्रुनसन एबॉट एलिमेंट्री के लिए। पहली बार ये एमी अवार्ड दिए गए थे 1949 में। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड, उसमें टीवी कैटेगरी में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड इसे ही मिला था, सक्सेशन को। तो ये सक्सेशन नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। आपको याद हो तो केरल में सबरीमाला मंदिर है जो कि लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है, और यहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी धानु यात्रा त्योहार ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन है ये धानु यात्रा। इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। ये उत्सव 11 दिनों तक चलता है। तो याद रखना, धानु यात्रा त्योहार कहाँ का है? उड़ीसा का है। अच्छा, उड़ीसा में कुछ और भी त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो याद रखना, नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। रजा पर्व यहीं का है। बाली यात्रा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। छऊ महोत्सव मनाया जाता है। बोईता बंदना महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। शीतल षष्ठी पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। और ये धानु यात्रा महोत्सव मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे उड़ीसा के हैं, इनको ध्यान में रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। ये सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। इस बार ये इसका 9वां संस्करण हुआ। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच जागरूकता फैलाना। इसकी थीम भी रही अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इसमें 22 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा चित्रा बनर्जी ने। तो इन्फोसिस के को फाउंडर या यूं कहूं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ससुर जी नारायण मूर्ति साहब और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति के ऊपर यह बुक लिखी है चित्रा बनर्जी ने। बुक का नाम है द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। मतलब उनकी लाइफ के शुरुआती दौर के बारे में इसमें बताया गया है कि वो आपस में कैसे मिले, क्या हुआ, तो उसके ऊपर ये बुक है। फिर बताओ, अभी हाल ही में गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एमजे अकबर ने। प्रसिद्ध लेखक हैं ये एमजे अकबर, और इन्होंने के नटवर सिंह के साथ मिलकर के इस बुक को लिखा है जिसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस। तो ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। खास तौर पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण जन आंदोलन किए थे, जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह,
और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलो फिर बताओ, हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। जलवायु सम्मेलन 2024 कब इसका आयोजन हुआ? 12 जनवरी 2024 को। कहाँ पे? मुंबई में। और थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, डिकोड द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। आयोजन किसने किया? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अच्छा, वैसे भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। फिर बताओ, अभी विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा दाओस में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये हर साल अपनी बैठक का आयोजन यहीं पे करता है, दाओस स्विट्जरलैंड में। ये मत समझ लेना इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन बैठक का आयोजन होता है दाओस स्विट्जरलैंड में। 2024 में इसकी ये 54वीं बैठक हुई, 54th नंबर की। और थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास को पुनः बनाना। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व को। तो अभी पेंच टाइगर रिजर्व ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ये भारत का तो पहला बन गया और एशिया का इस तरह से ये 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। मतलब यहाँ पे नाइट के समय, रात्रि के समय जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह, तो वो रोशनी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा जैसे कि हमारे गांव में होता है। मतलब यहाँ पे नाइट के समय, रात्रि के समय जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह, बल्ब वगैरह, उनकी बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा, ताकि आप आकाश के जो रोशनी है, वो रोशनी आ रही है चांद से, वो रोशनी आ रही है सितारों से, वो आपको साफ साफ दिखाई दे सके। और इन डार्क स्काई का उद्देश्य क्या होता है? आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहां पे आप टेलीस्कोप लगाओ और आराम से बिल्कुल सितारों की स्टडी करो। अब ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व, जो स्थापित हुआ था 1977 में। अब आप पूछोगे ये कहां पर है? तो ये एक्चुअली में ये 2 राज्यों में आता है, महाराष्ट्र में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपको याद आएगा कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र ये कहां पे बना है? ये बना है लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस वैक्सीन के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण किया है। ये परीक्षण 18 से लेकर 55 वर्ष आयु के 51 व्यक्तियों पर किया गया। वैक्सीन का नाम है CHADOX1 निपाह बी। यहाँ पे ये OX का मतलब तो हो गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बाकी वैक्सीन का नाम ये पूरा है। अच्छा, निपाह वायरस की बात करें, ये किससे फैलता है? ये फ्रूट बैट यानी कि फल वाली चमगादड़ों से ये फैलता है। और इस वायरस का नाम निपाह क्यों रखा गया? क्योंकि पहली बार ये मलेशिया के निपाह शहर में फैला था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। भारत में ये पहली बार किस राज्य में देखा गया था? तो केरल में। चलो फिर बताओ, अभी ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 4थे स्थान पे। तो ग्लोबल फायर पावर ने भी 2024 के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग को जारी किया है। मतलब इसमें बताया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है। तो इस मामले में सबसे ऊपर अमेरिका है, दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, भारत 4थे स्थान पर है और 5वें पे साउथ कोरिया को रखा है। पिछले साल भी इसी रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पे ही था, टॉप पे अमेरिका ही था, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। टोटल 145 देशों की ये रैंकिंग है, याद रखना है भारत 4थे स्थान पर है और हमारे ऊपर है अमेरिका, रशिया और चाइना। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 2रे स्थान पे। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मतलब ये बताता है कि तेजी से उभरते हुए बाजार में कौन सा देश टॉप पर है। तो भारत तो 2रे स्थान पर है, टॉप पे चाइना है और भारत ने ताइवान को रिप्लेस कर दिया और 2रे स्थान पे आ गया, मतलब ताइवान 3रे स्थान पे चला गया। और आप कह सकते हो वर्ल्ड का 26.6% निवेश चाइना में हो रहा है, भारत में 20% निवेश हो रहा है और इसके साथ भारत 2रे स्थान पर है। फिर आपसे पूछ ले, अभी नीति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो नीति आयोग की बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला पहला राज्य
मतलब यहाँ पे गरीबी में सर्वाधिक कमी आई है, वो राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बिहार को बताया गया और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पिछले 9 वर्ष की स्टडी की गई है, उसी आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि 2013-14 से लेके 2022-23 तक की आंकड़ों पे डेटा के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया कि 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं और कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है? तो 17.89% गरीबी कम हुई है। वर्तमान में 11% गरीबी ही रह गई है। टारगेट तो ये भी रखा है कि 2030 तक इसे 11% से घटा करके 1% पर लाना है। मतलब ये चाह रहे हैं कि 2030 तक गरीबी मात्र 1% रह जाए भारत में। अभी बता रहे हैं 11% है। नीति आयोग जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। और तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ऑपरेशन अमृत ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल में। एक्चुअली में अभी केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक के हो रहे दुरुपयोगों को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। क्या होगा अब इसमें लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाले जो फार्मेसीज हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनकी जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को दे सकेंगे। मतलब अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर पर्चे में लिख रहा है कि हाँ ये एंटीबायोटिक्स देनी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा, उसके बावजूद वो आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए भी केरल सरकार ने ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया। चलो फिर बताओ, अभी जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो अभी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है, जिसमें हमारी आर्मी क्या करेगी? तो पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाले आतंकी गतिविधियों को खत्म करेगी। क्योंकि अभी हाल ही में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में विशेष रूप से राजौरी और पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियां देखी गई है। और ये ऑपरेशन सर्वशक्ति, इसका ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसे 2003 में शुरू किया गया था आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। चलो फिर बताओ, जनवरी 2024 में किस हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ? तो बेगमपेट हवाई अड्डा। तो विंग्स इंडिया 2024 ये देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। कब से कब तक? 18 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक। कहाँ पे? बेगमपेट हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसका आयोजन करता कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास को डिजिटल संग्रहित करने के लिए भी कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। तो प्रोजेक्ट शौर्य संकलन क्या है ये? इसमें हमारी आर्मी के गौरवशाली इतिहास को डिजिटली संरक्षित किया जाएगा और इसे अभी शुरू किया हमारी भारतीय सेना ने। मतलब सेना अपने इतिहास को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहती है। तो इसमें अभी 11 लाख से अधिक पृष्ठ और 700 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री एकत्र की गई है, उनका कलेक्शन किया गया है, जिनमें आप देखोगे तो 148 वाला जो जम्मू कश्मीर संघर्ष था, 1961 में ऑपरेशन विजय जो चलाया था गोवा मुक्ति के लिए, पुर्तगालियों को भगाया था, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान जो संघर्ष हुआ था, इन 4 घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखना कि प्रोजेक्ट शौर्य संकलन का संबंध किससे है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसने इसको शुरू किया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक शायर थे। तो उर्दू के मशहूर शायर थे ये मुनव्वर राणा, जिनका अभी हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। वे उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए काफी प्रसिद्ध थे और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक थी माँ। मतलब उस कविता का शीर्षक था, टाइटल था माँ। और इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था उनकी कृति शाहदाबा के लिए। और फिर अगले साल ही 2015 में उन्होंने ये साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा भी दिया था। वैसे तो सिंपल सा याद रखना है मुनव्वर राणा का नाम, ये उर्दू शायर थे, निधन हो गया अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये भी ध्यान रखना, पुरुषों में बेस्ट गोलकीपर चुना गया है एडरसन को, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। वहीं महिलाओं में मैरी एयरप्स को चुना गया
ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोलकीपर है। और मैरी ईयरअप्स का नाम आपने कहीं सुना होगा, वैसे तो कल ही मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अभी जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था, वो इन्हीं को चुना गया था, मैरी ईयरअप्स को। और उसमें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मैनचेस्टर सिटी को। मैंने कहा ना कल का वीडियो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे मैंने आपको काफी सारा रिवीजन कराया है, तो वो मिस मत करना। बाकी फुटबॉल की बात है तो फीफा को जरूर देखेंगे। फीफा की स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ग्यानी इन्फेनिटो। अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो आंसर होगा बर्नार्डो एवेरलो। तो बर्नार्डो एवेरलो ये ग्वाटेमाला देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बाकी ये जो अपॉइंटमेंट हुए ये सारे 2024 वाले ही हैं। जैसे कि गैब्रियल एटल अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे फ्रांस के। सुक्सेस मसरा ये चाड के प्रधानमंत्री बने थे। और फेलिक्स तसेसिकेदी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी ग्वाटेमाला ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कैपिटल इसकी ग्वाटेमाला सिटी होती है, करेंसी है ग्वाटेमाला क्वेट्जल और प्रेसिडेंट बन गए हैं बर्नार्डो एवेरलो। तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप किया है? तो आंसर होगा संभव। तो अभी भारतीय सेना ने सैन्य संचार यानी कि सैन्य कम्युनिकेशन के लिए अपनी एक अलग संचार प्रणाली, एक अलग कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। और ये प्रणाली, ये सिस्टम इतना सुरक्षित है कि ना तो कोई तीसरा बातों को सुन पाएगा, ना डेटा चुरा पाएगा। जिससे क्या होगा, सेना की पूरी बातचीत सुरक्षित रहेगी। और भारतीय सेना ने इस सिक्योर मिलिट्री मोबाइल सिस्टम का नाम रखा है संभव। ये 5G पे काम करेगा। इसे राष्ट्रीय शिक्षा और उद्योग उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से तैयार किया गया है। संभव याद रखना, इसकी वैसे फुल फॉर्म भी है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अभी जो 15 जनवरी को आपने आर्मी डे मनाया था, उसी मौके पे इसको लॉन्च भी किया गया था। और अगर क्रेक एग्जाम में आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था, अभी अर्धसैनिक बलों यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के संचार और डॉक्यूमेंट को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए एक संदेश एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। याद आया आपको? अभी जनवरी 2024 में ही हमने पढ़ा था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत मेरा स्कूल मेरा गौरव यानी कि माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया है। और इसमें व्यक्तियों और संगठनों से एक स्कूल गोद लेने का आग्रह किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा बिपिन रावत जी। तो अभी देश के पहले CDS रहे बिपिन रावत जी के नाम पे जम्मू कश्मीर के बारामूला में जो झेलम स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है बिपिन रावत जी के नाम पे। हमने कहा ये हमारे देश के पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन वर्तमान में अभी दूसरे नंबर के CDS कौन है, ये पूछेंगे तो आंसर करना अनिल चौहान।